Jai Hind, dear students. Welcome to Captain Batra classes in the online platform Make My Career. Today we are going to discuss very important topic, theory of probability. Theory of probability की बात अगर हम करते हैं तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर ये जो चैप्टर होता है बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है और इसमें ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्टी फील होती है, कठिनाई आती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। दरअसल इस चैप्टर के बेस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मैथमेटिक्स के कंटिन्यूएशन में जैसा हम लोग चैप्टर पढ़ते चले जाते हैं उसी कंटिन्यूटी में ये हमें इस चैप्टर पढ़ने को मिलता है और हमारी जो पढ़ने का जो हमारा तरीका होता है मैथमेटिक्स में वो इस चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दरअसल ये जो चैप्टर है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक अलग स्ट्रीम है मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स के एक डिफरेंट मॉडल पर बेस्ड है। इसलिए थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मैथमेटिकल मॉडल कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिस मॉडल पे हम लोग काम किया करते हैं या अदर सब्जेक्ट्स में जिस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या जो भी हो, वो ज़्यादातर सभी के सभी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे बेस्ड होते हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि ये प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है, क्या तरीका है इस पे काम करने का और ऐसी कौन सी फिनोमिनाज हैं जिसके लिए इस थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी। जब तक हम इसके आधार में नहीं जाएंगे तब तक हमें थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की अच्छी समझ नहीं बनेगी। आज के चैप्टर में हम थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन को लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको ये परिचित कराएंगे कि वास्तविकता में प्रोबेबिलिटी है क्या और किस तरीके से हम इसको समझें। तो हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर आएंगे कि प्रोबेबिलिटी का परिचय क्या है। तो इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। इसका जो बेस है वो ये है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं थियरी प्रोबेबिलिटी में वो सभी के सभी फिनोमिनाज हैं, जो भी कुछ घटनाएं हैं, क्योंकि नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, फिनोमिनाज होती हैं। तो नेचुरल फिनोमिना जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो सभी के सभी इंटरप्रिटेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हम काम करते हैं, चाहे वो साइंस में कुछ भी स्ट्रीम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स तो सभी का बेस है। मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी फिनोमिनाज विच आर टेकिंग प्लेस इन द नेचर। So there are various type of phenomena taking place. So in this chapter we shall discuss the type of phenomena with which we shall be concerned throughout. और हम किस तरीके की फिनोमिना की बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, उस पर हम लोग बात करेंगे। और वी विल आल्सो फार्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल विच विल सर्व अस टू इन्वेस्टिगेट क्वाइट प्रिसाइजली दिस फिनोमिना। और हम इसके लिए मैथमेटिकल मॉडल की बात करेंगे और हम उसको डेवलप करेंगे। ज़्यादातर आप में से बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी थियरी में जैसे ही स्टार्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको एज अ फार्मूला आप रटना शुरू कर देते हैं, या आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यू हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया कि आप कुछ फार्मूले तैयार करके और क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिस विल लीड टू डिजास्टर, और इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी थियरी पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देयर आफ्टर जब हम आपको टीच करेंगे तो फिर उन सब चीज़ों को जब बताएंगे तब आपको एकदम से समझ में आएगा कि अरे वाकई में ये तो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इस पे काम करने का। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले उन फिनोमिना को डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम लोग नेसेसरी मॉडल का विकास भी करेंगे, बट आज हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इस स्टेज पर हम सबसे पहले ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि फिनोमिना एक अलग चीज़ है, घटनाएं जो है अलग चीज़ हैं, और घटनाओं को इंटरप्रिटेट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंट है। एट दिस स्टेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश, यानी भेद करना जरूरी है बिटवीन द ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना, जो कुछ भी हम प्रेक्षण करते हैं, जिन घटनाओं को हम लोग देखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप नेचर में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ग्रेविटेशनल पुल होता है नेचर में, आप उनसे रिलेटेड सारी घटनाएं देखते हैं और ग्रेविटेशनल लॉज रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं नेचुरल लॉज बहुत सारे हैं, बारिश होती है,
ठीक है, स्टॉर्म्स आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केमिकल प्रोसेसेस सब चल रहे हैं, सब नेचर में हो रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना होते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना इटसेल्फ अलग है और मैथमेटिकल मॉडल उसके लिए अलग है। तो वी हैव ऑफ कोर्स नो इन्फ्लुएंस ओवर व्हाट वी ऑब्जर्व। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। अब बारिश हो रही है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ये तो हो ही रहा है। अब ये कोरोना आ गया है, ये भी हमारी इच्छा से नहीं आया है। ये सब फिनोमिनाज ही हैं, ये नेचर ही ने दिया हुआ है, इसमें हम लोग कुछ नहीं। डे एंड नाइट हो रहा है, ये भी ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ठंड आ जाती है, कोहरा पड़ता है, ठीक है, बारिश होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, डेथ होती है, बर्थ होता है, ये सब ऑब्जर्वेशनल फिनोमिनाज हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल फिनोमिनाज विच आर टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स। क्लियर? तो we have of course no influence over whatever phenomena is taking place, but if we have to investigate it, है ना। पहले बहुत सारी फिनोमिनास को लोग जो है भगवान की देन मानते थे, उसके लिए जो है मानते थे कि जो है कोई भगवान नाराज हो गए, उनको मनाने का प्रयास किया जाता था, चाहे आंधी तूफान आ जाए, ओला पड़ जाए या बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, ठीक है। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशनल फिनोमिनास थे और इन सब चीज़ों पर हम लोगों का कोई कंट्रोल या किसी तरीके का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन आज के समय में आप देखते हैं कि अगर जो है किसी तरीके का जो है टाइड आने वाला होता है या कोई जो है स्टॉर्म आने वाला होता है, तो आप देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है इसके पहले ही इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। तो वी हैव टू एक्चुअली चूज़ अ मॉडल। हमें इसके लिए एक मॉडल का विकास करना पड़ता है एंड वी यूज आवर क्रिटिकल जजमेंट। हम अपना एक तरीका, एक जजमेंट हम लोग करते हैं कि हाउ कैन वी स्टडी अबाउट दिस ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना, एंड दिस हैज़ बीन पर्टिकुलरली वेल एक्सप्रेस्ड बाय प्रोफेसर जे नेमान। प्रोफेसर जे नेमान ने इस तरीके के ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए एक टूल, मैथमेटिकल मॉडल के विकास के संदर्भ में कुछ बात कही, और वो क्या है कि whenever we use mathematics in order to study some observational phenomena, जब हम किसी ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए किसी मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, तो वी मस्ट एसेंशियली बिगिन डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक फॉर दीज फिनोमिना। तो हम दो तरीके की फिनोमिना या दो तरीके की घटनाओं को हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो नेचर में घटनाएं होती हैं जो निश्चित होती, डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल 100% जानते हैं और उसका एक परिणाम होता है ना। और एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं जान सकते हैं और उनके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जब कभी भी मैथमेटिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इसेंशियली मैथमेटिकल मॉडल की बात करते हैं, लेकिन वी हैव टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ दैट, and what is that? The mathematical model. Let us first consider what might suitably called deterministic model. जो deterministic model है वो deterministic phenomena के लिए, निश्चित phenomena के लिए। अब इसको समझना जरूरी कि ये deterministic क्या है। By this we shall mean a model. अगर deterministic model है तो इसका मतलब होता है कि a model which stipulates that the condition under which an experiment is performed determine the outcome of the experiment. इसका मतलब ये होता है कि इस मॉडल के तहत जो भी फिनोमिना हम स्टडी करने जा रहे हैं, देखिए फिनोमिना डिफाइन करेगी कि मॉडल कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम किसी भी फिनोमिना को जिसको हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से तय करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि इसके फिजिकल कंडीशंस जो कुछ भी, बाय दिस वी शैल मीन अ मॉडल व्हिच स्टिपुलेट्स दैट द कंडीशन अंडर व्हिच द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वह कंडीशंस क्या है, वही वो डिटरमिन करेंगी कि परिणाम उसका क्या होगा। अब ये सारी बातें समझने के लिए कि यह कैसे हो सकता है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वही तय करेंगी कि जो है इसके आउटकम क्या होंगे, इसके लिए हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो मैथमेटिकल मॉडल हम लोग जो है ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना के लिए ले रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, उसमें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की जो बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बाय दिस we shall mean a model which stipulates that the condition under which experiment is performed determine the outcome of the experiment. For example, उदाहरण के लिए
अगर हम ये बैटरी ले लें और इस बैटरी में देखिए यहाँ पर ये सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ ई है, और इसमें जो है ये पॉजिटिव नोड है, निगेटिव नोड है, और ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। एंड दिस करंट वट एवर इज फ्लोइंग इन इट, दिस करंट इज से आई, ओके, दिस करंट is flowing in it, and this is denoted by I, and this is the resistance R. This you have to know. If this is not known, only the EMF is known and resistance is known, how can you get it? अगर इसमें जो है एक बैटरी से हम जो है लोड को कनेक्ट कर दें तो कितना करंट फ्लो करेगा, अगर हमें इसको देखना है तो we have this particular law which is called as Ohm's law. Do you know Ohm's law? Huh? In this way we have that E के बजाय V लिख लेते हैं, वोल्ट I इक्वल्स टू V बाई R भी चलता है। EMF जो है जो बैटरी का है वो एक्चुअल जो है जो उसका इंड्यूस्ड जो EMF होता है वो होता है। If we insert a battery into a simple circuit, the mathematical model which would presumably describe the observational flow of current would be I. यही होगा ना, आप क्या निकालोगे, करंट I विच इक्वल्स टू E अपॉन R, है ना। ये कैसे आपको मिला, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। ये मैथमेटिकल मॉडल कैसे आपने इसको तय कर लिया कि यही होगा? ये मैथमेटिकल मॉडल है और ये डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आपको किसी बैटरी का ईएमएफ दे दिया जाए, उसका रेजिस्टेंस दे दिया जाए, लोड दे दिया जाए, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, E बाई आर। ये एकदम निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, है ना। दैट इज ओम्स लॉ में क्या होता है कि इस मॉडल से प्रेडिक्ट करते हैं करंट I की वैल्यू। जैसे ही एक बैटरी E रेजिस्टेंस R यानी लोड R से कनेक्ट कर दिया जाता है, वैसे ही इसमें करंट फ्लो करती है और करंट जो है I आ जाती है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जरा देखिए। अगर हम इसको इस तरह से कहना चाहें कि इफ वी से डिफरेंटली, कैसे, इफ द अबव एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। अगर इस बैटरी में, जो बैटरी आपने ली हुई है, अगर इस बैटरी में आप हर बार, जैसे एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर करंट I को नोट करते हैं, मान लीजिए आपने एक टेबल बना लिया है और उसमें पहली बार करंट जो नोट होती है I1, फिर दोबारा आप इसी बैटरी को फिर कनेक्ट करते हैं, फिर उसको नोट करते हैं I2, फिर दोबारा नोट करते हैं I3। इसी तरीके से ध्यान रहे कि E और R फिक्स होना चाहिए, यानी E और R चेंज रहना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल E एंड R आर फिक्स्ड, ये फिजिकल कंडीशन है, और वायर्स आर फिक्स्ड, जो वायर है, कनेक्टिविटी है, वो सब फिक्स है, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ I। यही हमारा कहना है कि अगर आप इस तरह से बार बार रिपीट करते हैं, ईच टाइम यूजिंग द सेम सर्किट, वही सर्किट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कीपिंग E एंड R, दीज आर द फिजिकल कंडीशंस जो उसे फिक्स करना होगा, वी वुड प्रेजेंटली एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द सेम वैल्यू ऑफ I। तो हम सेम वैल्यू ऑफ I ही प्राप्त करेंगे। दिस पॉइंट इज दैट द पर्टिकुलर बैटरी, वही बैटरी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वही वायर आप इस्तेमाल करते हैं, वही अमीटर आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ, to generate and observe the current, and our ability to use the measuring instrument determine the outcome of each repetition। अगर हम वही फिजिकल कंडीशन, मतलब बैटरी वही है, सर्किट वही है, आपका लोड वही है, कंडीशंस वही हैं, बार बार आप प्रयोग करें, हर बार आप देखेंगे वही करंट, ऑलमोस्ट प्रेजेंटली वही करंट आपकी फ्लो करती है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर इसके अंदर कोई ऐसी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आप मान सकते हैं कि रिपीटिशंस टू रिपीटिशन कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो आप मान सकते हैं कि जैसे आप छोटे मोटे हैं, वो ज़्यादा कुछ उसके परिणाम में करंट में फ़र्क नहीं लाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जैसे टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो हो रहा है, या उस का ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर की, और जो लेबोरेटरी के अंदर, या जो व्यक्ति उसको मेजर कर रहा है उसका हाइट है, अमीटर को देखने के अंदर उसकी कुछ अपने जो है रीडिंग लेने में प्रॉब्लम हो, या एमीटर की अपनी कुछ न कुछ जो है छोटी मोटी मामूली एरर्स हो सकती है, तो रीजनेबली एज्यूम टू बी ऑलमोस्ट हैविंग नो इन्फ्लुएंस ऑन द आउटकम। इसका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं आता है, 0.01% ऐसा कुछ सपोज दैट कि थोड़े बहुत मामूली वेरिएशंस हो सकते हैं, वो भी जो है नॉन एजाइनेबल होते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट द करंट विल बी ऑलमोस्ट सेम।
तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द नेचर फॉर विच डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आर अप्रोप्रिएट। अब इसमें डिटर्मिनिस्टिक यह है कि अगर कोई मॉडल मैथमेटिक्स का या कोई फिनोमिना इस तरीके की है कि उसमें बार बार एक ही फिजिकल कंडीशन में अगर आउटकम यानी परिणाम वही रहे, परिणाम न बदले, तो देन दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अगला आप उदाहरण ऐसा भी ले सकते हैं जैसे ग्रेविटेशनल लॉज की बात कर ली जाए, है ना। तो ग्रेविटेशनल लॉज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक टावर पर कोई भी जो है एक बॉडी रखी हुई है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से जो है ना, ऊपर से गिरा दी जाती है, ठीक है। और उसको जो है मान लीजिए टाइम t उसको लगता है नीचे गिरने में, और हमें ये जानना हो कि इसकी हाइट क्या है, जिस हाइट से वो फॉल किया। यानी द ग्रेविटेशनल लॉज डिस्क्राइब क्वाइट प्रिसाइजली व्हाट हैपेंस टू फॉलिंग बॉडी अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये भी तो फिनोमिना ही है ना। हाँ, ग्रेविटेशन तो हम लोगों ने थोड़ी बनाया है, ग्रेविटेशन तो नेचर में है, तो नेचुरल फिनोमिना है, हमारा कोई कंट्रोल थोड़े है। अगर टावर से कोई चीज गिरा दोगे तो गिर ही जाएगी, ठीक। तो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। तो ये फिनोमिना जो हमारी है, जिसमें हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, और ये फ्रीली जो है ग्रेविटेशनल पुल में जो है ये नीचे ग्रेविटी काम कर रही है, इसमें गिरा देते हैं। हाँ, और g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और टाइम t पर ये ग्राउंड पे गिर जाता है। देन द हाइट ऑफ द टावर जो हमें चाहिए h इज प्रेजेंटली बी कैलकुलेटेड बाय मैथमेटिकल मॉडल h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं? ये है हमारा जो है न्यूटन्स लॉज हैं ये सब, ठीक है। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जिसमें जो है h हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए है, ut में u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है जिसमें ये गिर रहा है, ये हाफ है, हाफ gt स्क्वायर। तो क्या ये रूल काम नहीं करता है? बिल्कुल, आप 101%। अगर मैं इसी को कहूं कि ये आप एक्सपेरिमेंट बार बार करिए, बस ध्यान रहे कि उसी वेलोसिटी से गिराइएगा, u फिक्स रखिएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो g है वो फिक्स ही रहना है। अगर आप इसको दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं तो, क्योंकि अंडर सेम फिजिकल कंडीशन कह रहा है, टाइम बिल्कुल इसी पर डिपेंड भी करेगा, तो इसलिए टाइम तो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि g नहीं बदलेगा, u नहीं बदलेगा, तो t भी नहीं बदलेगा। तो h का जो आउटकम है यानी हाइट हमेशा वही आएगी, और हमेशा आपको वही ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। हाँ, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए कि आप रिपीट करते हैं इसको, तो एयर थ्रस्ट कुछ होती है, मान लीजिए हवा का बहाव है ना, उसको जो है वहाँ पर जो है ध्यान देना चाहिए कि हवा ज़्यादा ना हो, हवा नॉर्मल हो, उसी कंडीशन में हो। तो मामूली एयर थ्रस्ट हो सकता है ड्रॉपिंग करने में, उसको हम लोग निगलेक्ट कर ले अगर आप ऑलमोस्ट, है ना, तो इसका कोई फर्क नहीं होता है कि हाँ कितना जो है उसमें हाइट उसका जो है h में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल रिक्वायर्ड होता है। ऐसे गैसियस लॉज होते हैं, बॉयस लॉ है ना, आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई प्रेशर वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है ना, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अगर वॉल्यूम और प्रेशर इनिशियली दिया हुआ है, फिर उसके बाद प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो उसमें सभी में ये जो लॉज हैं ये सब डिटर्मिनिस्टिक है। अगर डिटर्मिनिस्टिक लॉज डिटर्मिनिस्टिक फिनोमिनाज ना हो तो डिटर्मिनिस्टिक लॉज नहीं होंगे, क्योंकि फिनोमिना पर डिपेंडेंट है ना कि आप ये लॉ इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए ऐसा होने लगे कि बैटरी लगाइए वही, सर्किट लगाइए वही, है ना, और लोड भी वही लगाइए, और हर बार करंट का वैल्यू बदल जाए, तब आप कहेंगे कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वो फिनोमिना ऐसी है कि फिजिकल कंडीशंस से ही डिपेंड करेगा कि आउटकम आपका क्या आएगा। फिजिकल कंडीशंस जब तक सेम रहेंगी आउटकम सेम रहेगा, फिजिकल कंडीशंस जैसे बदल जाएंगी आउटकम बदल जाएगा। अब जैसे यही अगर स्टोन जो है चांद पर गिराना शुरू कर दो, ठीक है, उतने ही हाइट से टावर के, और उसी वेलोसिटी से फेंक दो नीचे, तो गारंटी के साथ मैं बता दे रहा हूं कि आपको वो हाइट नहीं मिलेगी, उसका जो है डिफरेंस आपको दिखाई देगा, है ना। अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो डिफरेंट, मतलब मेरा कहना है कि आउटकम आएगा या टाइम बदल जाएगा। हाइट तो वहां पे वही रखोगे, हाइट तो अनचेंज्ड है, बट टाइम विल बी डिफरेंट, है ना। लेकिन यहाँ टाइम वो नहीं रहेगा, टाइम तो यहाँ फिक्स रहेगा, या यूं कह लीजिए कि यहाँ जो आपको टाइम मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि जी चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इस तरीके से हम लोग इस बात को तो समझ गए कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है? जो भी फिनोमिनाज
इस तरीके के होते हैं जिनकी फिजिकल कंडीशन से ही उसके आउटकम डिफाइन होते हैं, उन्हें हम लोग उनको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन हाउएवर देयर आर सिचुएशंस, ऐसी भी स्थितियां हैं विच रिक्वायर अ डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, एंड दीज आर व्हाट वी कॉल्ड एज इनडिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक और स्टोकेस्टिक मॉडल। लेकिन ऐसी फिनोमिनाज जिनमें हम लोग इस तरीके का मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिटर्मिनिस्टिक नेचर के नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनिस्टिक मॉडल या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या स्टोकेस्टिक मॉडल। अब देख लीजिए, मैथमेटिक्स पीछे गई आपकी वो वाली, अब मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांच यहाँ आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी थियरी पढ़ने के पहले। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमारा मॉडल बदल जाएगा, जिसमें हमारी अप्रोच बदल जाएगी, जरा देखते हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट वी हैव अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, आप लोग जानते होंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा आपने। अगर उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को ले लीजिए जिसमें अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, है ना, विद द एड ऑफ काउंटिंग डिवाइस उसमें लगा दीजिए, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है कि पार्टिकल्स कितने एमिट हुए ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इसको प्रेडिक्ट कर लें कि कितना जो है पार्टिकल्स एमिट होता है ना, और जबकि हम ये जानते हैं कि शेप क्या है उसका, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, ये सारी चीजें हमको पता होती, फिर भी आज तक हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला इस तरीके का नहीं होता है जिससे हम डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट करके बता दें कि कितने अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे एक टाइम में। तो इसके लिए कोई रीजनेबल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऐसा नहीं है। आप कोई हो तो बताएं, कोई डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ऐसा नहीं, कोई मॉडल, कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। इसलिए अल्फा पार्टिकल जो एमिट होते हैं, तो इसको जो है बहुत सारे मतलब ऐसे केसेज होते हैं जिनमें हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज़ करते हैं, वही तो हम आपको बताएंगे। अब जैसे अगला केस ले लीजिए मान लीजिए कि ये जो है एक केस ले रहे हैं, कंसीडर दी मेटेरोलॉजिकल सिचुएशन। मेटेरोलॉजिकल सिचुएशन का मतलब बच्चों होता है कि एक तरीके से जो घटनाएं हम लोग जो है नेचर में पाते हैं, बारिश है, आंधी है, तूफान है, ठीक है, इन पर जो डिपेंडेंट जो भी घटनाएं हैं, या स्नोफॉल है या कुछ भी है, ये कह लीजिए जिसे कहते हैं कि ओस की बूंदें गिरती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मेट्रोलॉजिकल घटनाएं होती हैं। या ऐसी भी सिचुएशंस होती है जिनमें उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में वी विश टू डिटरमिन हाउ मच प्रेसिपिटेशन विल फॉल एज ए रिजल्ट ऑफ यू कैन से पर्टिकुलर स्टॉर्म सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है ये देख रहे हैं घटना है कोई, मान लीजिए कि स्टॉर्म है, यानी कि स्टॉर्म का मतलब एक तरह से आंधी तूफान, उससे बारिश होती है। तो बारिश जो है होती है, आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है बहुत सारे प्रदेशों में बारिश हो रही है। बॉम्बे में बारिश हो रही है, आसाम में बारिश हो रही है, बिहार में बारिश हो रही है, बाढ़ की सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके देश में, कई राज्य इससे प्रभावित हैं। तो मान लीजिए कि इस तरीके का कोई जो है स्टॉर्म है और एक स्पेसिफाइड लोकेलिटी से वो गुजरने वाला है। आंधी होता है ना कि आंधी आने वाली है और वहाँ के लोगों को सजग कर दिया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल विद विच रिकॉर्ड द प्रेसिपिटेशन दैट अकर्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाद में जब बारिश वारिश हो जाएगी तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन ये जो है हमको एक कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पाते कि कितना जो है बारिश हो जाएगी। जबकि बैरोमीटर्स हैं, प्रेशर हमको पता है, विंड कंडीशंस पता है, उनके जो है प्रेशर चेंजेस कैसे हैं, विंड वेलोसिटी पता है और डायरेक्शन उसकी पता है, तमाम चीज़ें पता है। बट दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूबल एज इट मे बी इट प्रेडिक्टिंग द जनरल नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। आपको बताया जाता है हल्की बारिश होगी, मध्यम होगी या हैवी होगी, ये नहीं बता सकते कभी भी कि कितना बारिश होगी, ये नहीं बता सकते। अगर ऐसा होता तो सीधे हमको पहले ही मालूम हो जाता। तो इस तरह से इट सिंपली डज नॉट मेक इट पॉसिबल टू स्टेट वेरी एक्यूरेटली हाउ मच प्रेसिपिटेशन विल फॉल। अब बताइए, यह भी तो एक फिनोमिना है, क्या यह घटना नहीं है? एक फिनोमिना है कि नहीं है, बताइए।
ये घटना है। लगाइए इसमें आप कोई ऐसा मॉडल, कोई फार्मूला लगा दीजिए, जैसे आई इक्वल्स टू ई बाई आर आपने लगा दिया था तो इससे पता चल गया था। हाँ, आप इसमें कोई ऐसा फार्मूला लगा दीजिए, या आप बॉयस ला, चार्ल्स ला, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 जैसा कोई रिलेशन आपके पास हो, या कुछ भी हो, या हाइट के लिए जो आपने एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा था। आप बताइए, अब यहाँ हम रेल फॉर्म का अमाउंट मान लीजिए आर ए कह ले रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कितना होगा। आपको प्रेशर पता है, इसका विंड की वेलोसिटी पता है, ठीक है, टेम्परेचर पता है, ह्यूमिडिटी पता है, सब पता है, सारी चीज़ें पता है, बट आप ये बताइए, नहीं बता सकते। तो आप आ गए ना इस प्रॉब्लम में कि ऐसी फिनोमिनाज में जिसमें जो है हम लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या रिजल्ट देगा, बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट जानना है, तो हमारे जो भी मैथमेटिकल रूल्स हुआ करते थे, जो हम लोग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में काम करते थे, वो सब फेल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी जब पढ़ने जाते हैं तो ये हम लोगों का जो तरीका रहता है, फार्मूला ढूंढते हैं कि कौन सा फार्मूला इस प्रॉब्लम में काम करेगा, इसीलिए वो फेल कर जाता है। क्लियर? तो हमको ये समझना ज़रूरी है आज कि ये एक्चुअली होता क्यों है। इस वजह से इस बात को समझना जरूरी है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो भी होते हैं या रेंडम मॉडल जो होते हैं, वो किस तरीके के फिनोमिनाज पे काम करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी, हर जगह प्रोबेबिलिटी नहीं काम करती है। तो जैसे हम कुछ एक उदाहरणों को, जो आप लोगों को शायद आपने पढ़ा भी होगा, सब बेसिक चीज़ें हैं इन फिनोमिनाज में, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इससे कुछ बताना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना वेयर नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आर एप्रोप्रिएट, कहाँ कहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वो फिनोमिनाज कौन सी हैं, वो घटनाएं कौन सी हैं, ठीक है, वो प्रयोग कौन से हैं। जैसे टॉस अ कॉइन एंड ऑब्जर्व द फेस दैट शोज अप, अगर हम एक सिक्के को उछालें और हमें यह देखना हो कि कौन सा सतह ऊपर गिरा है, तो आप बताइए मुझे, कोई तरीका है यह जानने का कि कौन सा फेस ऊपर आ जाएगा? अगर यह पता होता तो किसी भी मैच में मैच की टॉस को कोई न करता, क्योंकि सब जान जाते कि अभी आप गिराएंगे, इसको टॉस करेंगे, हेड आ जाएगा। ये बात पता है कि हेड या टेल में ही कोई आएगा, बट ये नहीं आप बता सकते कि क्या आएगा। यह है अनसर्टेनिटी। इस फिनोमिना की यही अनसर्टेनिटी इसके जो है रेंडम मॉडल होने की, या रेंडम फिनोमिना या प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना की जो है वजह है, और जिस वजह से हम लोग इसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। अब जैसे इसी तरह से रोल अ डाइस, डाइस माने पासे को अगर हम जो है लुढ़का दें, एंड ऑब्जर्व द नंबर दैट शोज ऑन द टॉप, तो हमें ये देखना हो कि उसके टॉप पर कौन सी संख्या आएगी। आप लोग लूडो खेलते हैं, उसमें जो है जब आप पासा उछालते हैं तो आप देखते हैं, आपको पता तो नहीं रहता है ना क्या आएगा, आप हर बार ये सोचते हो 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, जब आप चाहते हो वो होता नहीं, कभी 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 बहुत बार हो जाता है। तो ये आपके हाथ में नहीं है। यानी फिनोमिनाज विच आर टेकिंग प्लेस आर रैंडम इन नेचर, हैप्पीली व्हाटएवर इज कमिंग यू डोंट नेवर नो, आप ये नहीं जानते क्या आ जाएगा। दिस इज द रैंडमनेस एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी और हैप्पीनेस ऑफ द नेचर ऑफ द आउटकम। यानी वह किस तरीके से घटना घटित होगी, वह अपने आप में बहुत ही अव्यवस्थित है, एब्सर्ड है। रैंडम मतलब क्या होता है, यू आर नेवर इन द पोजीशन टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्लियर? इसी तरह से टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, 3 सिक्कों को उछाल दीजिए और ये देखिए कि वो किस सीक्वेंस में आ रहा है। पहला सिक्के पर क्या आया, दूसरे पर क्या आया, तीसरे पर क्या आया, हर बार अलग। अब जितनी बार आप प्रयोग करिएगा उतनी बार वो जो है आपको जो है अलग अलग सीक्वेंस देगा, या वही सीक्वेंस दे सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये सारी घटनाएं आप देखिए। रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, 2 पासों को उछाल दीजिए, दो डाइस रोल कर दीजिए और दोनों पर देखिए किस सीक्वेंस में संख्याएं आ रही हैं। ये भी रैंडम नेचर का है ना। अ लाइट बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड, एक मान लीजिए लाइट बल्ब बनाती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उसको टेस्ट किया जाता है, लगा दिया जाता है और देखा जाता है कितने समय तक जलेगा। यह भी एक तरीका है। आप लाइट बल्ब ले आते हैं, वो जलता रहता है, कभी किसी दिन बुझ जाता है। आप कभी बता सकते हो कि वो लाइट बल्ब कब बुझ जाएगा? अब ये सोचोगे कि हमें क्या जरूरत है, जब बल्ब बुझ जाएगा तो हम ले दूसरा लगा देंगे। लेकिन कंपनियां यह जानना चाहती हैं कि हमारा लाइट बल्ब कितना समय जलेगा। अगर उन्हें यही पता होगा तो उन्हें अपने प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होगा, एक ऐसा बल्ब लगाया जो कभी फ्यूज ही नहीं हुआ। हाँ, कंपनी बैठ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बल्ब बनाना चाहिए कि फ्यूज हो जाए, लेकिन कंपनी को ये मालूम रहता है तो ये तभी उसी हिसाब से प्रोडक्शन करता है ना, कि हम इतना बल्ब अगर बना रहे हैं और बिक रहा है तो इतने समय बाद फ्यूज होगा तो लोगों की डिमांड आएगी, तब हम फिर बल्ब बनाएंगे।
तो ये कैसे पता चलेगा? अगर ऐसे ही लोग सोचे कि हम क्या जाने कब तक फ्यूज हो जाएगा, तो फिर आप लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, उसको डिमांड नहीं पता चलेगी कि हमें बल्ब कितना बनाना चाहिए। तो इस तरीके से कितने घंटे कोई बल्ब जलेगा अनटिल इट बर्न्स आउट, इसको भी हम लोग देखें तो यह भी रेंडम है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 आइटम हैं किसी भी जो है लॉट में, और उसमें से 3 डिफेक्टिव हों, और हम ये चाहते हों कि एक के बाद एक लॉट से आइटम निकालना शुरू कर दें। एक जो है लॉट में 10 आइटम हैं, और उसमें से 10 आइटम में 3 डिफेक्टिव आइटम हैं, है ना? और हम उसमें से एक के बाद एक लॉट में से आइटम तब तक निकालेंगे जब तक ये तीनों डिफेक्टिव ना आ जाए, अनटिल द लास्ट डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड। तो हो सकता है लगातार 3 आइटम निकाल लें तभी हो जाए, हो सकता है 3 से ज़्यादा बार निकालना पड़े। अब ये नहीं मालूम है कि 3 बार आप बिना रिप्लेसमेंट का मतलब है एक निकाले आइटम दोबारा नहीं रखे, फिर दूसरा निकाल लिए, फिर तीसरा निकाल लिए। अगर इस तरह से निकालें तो आप क्या बता सकते हो कि तीनों आइटम कितने बार में निकल जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव निकले, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव, पांचवा नॉन डिफेक्टिव, छठवां डिफेक्टिव निकला है। हो सकता है कि तीनों डिफेक्टिव पहले ही निकल जाएं। हो सकता है कि पहले सब 7 पीस जो है नॉन डिफेक्टिव निकले, फिर 8वां 9वां 10वां यही तीनों पीस डिफेक्टिव निकल जाए। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये भी रैंडम नेचर का है। और ये देखना कि जो है कितने आइटम्स हम लोगों ने निकाले इससे पहले कि तीनों डिफेक्टिव निकल जाएं, यह भी सब रैंडम नेचर का है। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो देयर आर इनॉर्मस केसेज ऑफ एबव टाइप, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। अब दुनिया में आप देख रहे हैं लोगों की डेथ हो रही है, तो डेथ तो कोई नहीं बता के आता ना कि किसकी डेथ कब हो जाएगी, लेकिन डेथ तो होती है, चाहे वो बीमारी से हो जाए, चाहे वो किसी प्रकार के एक्सीडेंट से हो जाए, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य कारणों से हो जाए डेथ। आत्महत्या लोग कर लेते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसी घटनाएं, या सांप काट लेता है ना, तब अब उससे भी डेथ हो जाती है। डेथ होने के तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अगर कोई जानना चाहे कि कितनी आबादी हमारी जो है मतलब एक साल में हमारी कितनी आबादी डेथ हो जाएगी, तो यह निकाला जा सकता है। ये बात नहीं है कितना रेनफॉल हो जाएगा, ये निकाला जा सकता है। अगर ऐसा ना हो तो आप बताइए, एलआईसी की पॉलिसी, अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, आप किसी भी पॉलिसी जो बेचता होगा उससे पूछिएगा कि भैया हमारी जो है 20 साल की पॉलिसी कितने का है और हमारे पिताजी के कितने का है, देख लीजिएगा वही 20 साल की पॉलिसी आपके पिताजी की डबल की होगी, आपकी नहीं होगी। क्योंकि वो एक कैलकुलेशन है, वो जो है इस तरीके का जो है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि एक आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इतना हमारी आबादी। ऐसा ही तो होता है ना, ये बता देते कि हमारे देश की आबादी इतने सालों में इतनी पहुंच जाएगी, तो कुछ हमारे पास फार्मूला होता है ना उसका, यानी प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का फार्मूला होता है, जिससे हम लोग यह कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो अनिश्चित भी घटनाएं हैं उनमें कितनी निश्चितता है। तो जब अनिश्चितता के अंदर निश्चित तरीके से हमें अगर एनालिसिस करना हो, किसी घटना के घटित होने की निश्चितता की मात्रा जाननी हो, तो वहां प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल काम करता है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल काम नहीं करता। सबसे पहले दिमाग में ये आप बैठा लीजिए। यानी हम मैथमेटिक्स के जो जनरल तरीके का इस्तेमाल करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी मॉडल्स की खास बात ये होती है कि इन सबको करेक्टराइज जो करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, और इनके जो कॉमन फीचर्स हैं वो ये हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। पहला कि प्रत्येक एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट कर सकते हैं इनडेफिनेटली, इसेंशियली अंडर अनचेंज कंडीशन। यानी जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग निश्चित तौर पर अनंत बार तक दोहरा सकते हैं। अनचेंज कंडीशन माने जिस कंडीशन में हम उसको कर रहे थे उन्हीं कंडीशंस में। यानी आप देख सकते हैं, चाहे टॉसिंग ऑफ कॉइन का केस रहा हो, आपने अभी किया होगा, चाहे टॉसिंग ऑफ कॉइन का केस रहा हो, या रोलिंग ऑफ डाइस का केस रहा हो, या लाइट बल्ब को आप लगा करके जो है चेक करें कि कितना समय तक ये जला, या जो भी आपने यहाँ पर केस लिया, क्या सारे केसेज आप अगर करें तो एक ही कंडीशन में अनंत बार तक दोहरा सकते हैं? करते रहिए कि नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें यह चीज कि although we are in general not able to state what a particular outcome will be, हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर ट्रायल पर यानी प्रयोग करने के दौरान क्या घटित हो जाएगा, लेकिन वी आर एबल टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हम लेकिन ये बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात की, तो अब क्या हो सकता है ये तो हमें मालूम है ना कि क्या आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर सिक्का उछाल दे, पता चला कि जो है इसमें जो है विराट कोहली की फोटो आ गई है, ऐसा तो नहीं है ना, वो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से हमको ये मालूम है कि क्या क्या आ सकता है, बट जो अनसर्टेनिटी है वो ये है कि वी आर नॉट इन पोजीशन टू स्टेट व्हाट पर्टिकुलर आउटकम विल बी ऑब्जर्व्ड। कौन सा विशेष आइटम किसी समय आएगा ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर हम इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को अगर परफॉर्म करते हैं रिपीटेडली, अगर इतना अनिश्चितता है तो फिर हम क्या काम करेंगे इसके साथ। अनिश्चित घटनाओं में निश्चितता की मात्रा को जानने का तरीका प्रोबेबिलिटी है। हम जानना चाहते हैं सर्टेनिटी हमारी क्या है, क्योंकि अगर ऐसी अनिश्चित घटनाओं के बारे में हम लोग अगर एकदम अनिश्चित रहेंगे तब तो हम लोग एकदम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे प्रकृति के कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग तैयारी, हम लोगों की योजनाएं और हम लोगों के उससे कोप अप करने का हम लोग जो है समय पाते हैं और हम लोगों के पास तरीका होता है कि हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो एज द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म रिपीटेडली द इंडिविजुअल आउटकम सीम टू ओकर इन अ हैप्जर्ड मैनर। जब हम किसी भी प्रयोग को ऐसे बार बार करते हैं जो अनडिटर्मिनिस्टिक नेचर के हैं, तो वो परिणाम, अब हैप्जर्ड का मतलब क्या होता है कि ये बेतरतीब तरीके से होते हैं, उनका कोई एकदम कोई वो समझ में नहीं आता है। आप करके देख लीजिए, लूडो में आप डाइस रोल करिए, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कोई निश्चितता नहीं है ना। और आप करते रहिए। लेकिन अगर हम इन प्रयोगों को, हाउएवर इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम इसे लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब बहुत बार करें, मतलब हजारों बार, लाखों बार अगर वही प्रयोग करना शुरू करें, देन अ डेफिनिट पैटर्न और रेगुलरिटी विल अपीयर। तब एक डेफिनिट पैटर्न या रेगुलरिटी आपको कहीं न कहीं मिलेगी और वो किसी न किसी रूप में मिलेगी। अगर वह ट्रायल काफी लार्ज हो, हजारों बार, लाखों बार आप करें, तो एक रेगुलरिटी या हैप्जर्डनेस जो यहां पर आपको मिल रहा है उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। इट इज दिस रेगुलरिटी, और यही जो रेगुलरिटी या पैटर्न है, यही जो है हमको इस तरीके के एक प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल को बनाने के लिए हम लोगों को एक टूल देती है, और इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अगर एक जो है टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात करें, कि आप टॉसिंग ऑफ कॉइन में अनसर्टेनिटी तो है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन अगर एक फेयर कॉइन को हम लोग अगर हेड या टेल देता है ना, सक्सेसिवली आता जाता रहता है, अगर ये आर्बिट्रेरली आ रहा है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन यह निश्चित है, इंपीरिकल फैक्ट का मतलब है कि यह बिल्कुल करके देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि जब आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ टायर, जब हम लगातार इसको प्रयोग करते हैं, आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ टॉसेस, द प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स, यानी जो हेड्स की संख्या है और टेल्स की संख्या है, विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, वो इक्वलाइज होने लगेगी। हो सकता है आप 10 ट्रायल करें, सिक्के के 10 बार हेड आ जाए, आपका मित्र आपके ऊपर हंसने लगे कि भाई तुम्हारा टेल तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़े हो। सिक्का अगर जो है हेड या टेल दोनों में से कुछ भी दे सकता है, तो आप ऐसे केसेस के लिए आप बिल्कुल इसको नहीं समझेंगे, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहिए कि ठीक है, ये ऐसा है कि बहुत स्मॉल ट्रायल है, आप 50,000 बार कर दीजिए, देखिएगा 25,000 के नियर अबाउट, यानी 24,994, ऐसे 95 या 90, और वो 25,010 या 12 इस टाइप के नेचर का, मतलब रेशियो जो है सीधे 1:1 के हिसाब से आ जाएगा, 50-50 हो जाएगा। और ये जो है, दिस इज द बेसिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इज द फैक्ट दैट वी डू नॉट नो विच पर्टिकुलर आउटकम विल अकर व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। और सबसे बड़ी बात है कि जो है यह बात, जो समस्या है कि हमारा कौन सा आइटम आ जाएगा किसी पर्टिकुलर ट्रायल में, यही हमारी जानने की इच्छा शक्ति को जो है जन्म देता है। तो 50-50 होता है, तो यह बात इस तरह से प्रोबेबिलिस्टिक नेचर में कही जाती है कि जब सिक्के को उछालोगे तो 1:1 का रेशियो का मतलब 50% चांसेस है कि आपका जो है 100 में से 50 बार जो है हेड आ जाएगा, और 100 बार आप अगर प्रयोग करोगे तो 50% का मतलब होता है हाफ, यही आपकी प्रोबेबिलिटी आप बोल देते हो, है ना। 1:2 का मतलब होता है कि इट्स 50% एक्सपेक्टेड दैट हेड विल कम और टेल विल कम। क्लियर। लेकिन ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो ज्यादातर सब आप लोग समझते हो, लेकिन इसे जब इन्वॉल्व तरीके से काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमें डील करने को मिलेंगे, तो वहां इनको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए बेटे हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी में कुछ एक टूल्स है, या कह सकते हैं कुछ उसके नोशंस हैं, जिन्हें हम लोगों को लेकर के उसका जो है एक बेस है जिस पर हम लोग खड़ी है इसकी इमारत प्रोबेबिलिटी की। और उसमें सबसे पहला है सैंपल स्पेस।
यानी एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सैंपल स्पेस हैं। अब सैंपल स्पेस क्या है? विद ईच एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं हर एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड बाई ई, से विद ईच एक्सपेरिमेंट ई ऑफ द टाइप वी आर कंसिडरिंग, जैसा हम लोगों ने अभी अभी लिया, जितने केसेस लिए उन सभी, और बहुत सारे हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। वी डिफाइन सैंपल स्पेस एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग क्या करते हैं, हर प्रयोग से संबंधित जितने भी परिणाम संभव हैं उनका एक सेट बनाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको क्या बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कुछ भी आउटकम्स होते हैं वो सभी हमें पता होते हैं कि कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर आउटकम को हम किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर ट्रायल पर मिलेगा, इसके बारे में हम लोग निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे सभी आउटकम्स को हम लोग जब एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एस या कैपिटल ओमेगा से दिखाते हैं, इसे ज़्यादातर बच्चे ओम कहते हैं, दरअसल ये ओम नहीं है, ये ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा ये है, ठीक है। और ये कैपिटल ओमेगा, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए होता है वैसे स्मॉल ओमेगा कैपिटल ओमेगा होता है, ठीक है, इसे ओमेगा कहते हैं। ओम्स ने जो है इसको रेजिस्टेंस के मेजर के लिए ऐसा सिंबल यूज किया था। तो नाउ वी हैव टू कंसीडर द एक्सपेरिमेंट, है ना, लेट अस कंसीडर ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब इसके लिए हर एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही होगा ना। तो ये कलेक्शन यही है, सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से अगर हम डाइस को, एक डाइस को रोल करते हैं तो उसके अंदर हमको या तो नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 यही सारे पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे ना। इसी प्रकार से अगर 3 सिक्कों को उछालते हैं तो 3 सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है पहले तीनों पर हेड आ जाए, या पहले दोनों पर हेड आए फिर टेल आए, या पहले और आखिरी पर हेड आ जाए फिर बीच में टेल आ जाए, या पहले टेल फिर आखिरी दो पे हेड आ जाए। इस तरह से करते हुए एक हेड दो टेल के भी इस तरह से केसेस बन सकते हैं, या तीनों टेल के केसेस बन सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल स्पेस हो गया 3 कॉइन्स को टॉस करने में। इसी प्रकार से 2 डाइस को जब हमने रोल किया था उसके लिए ओमेगा 4 हम कह रहे हैं, वो E4 के लिए है। तो इसमें जो है हमारे पास क्या आउटकम हो सकता है, डाइस पर या तो पहले पर भी 1 दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3, 1 से 6 तक ऐसे हो सकता है। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 एंड 2 6 तक, और इसी तरह 3 1 3 2 वो हमने अभी नहीं लिखा है। इस तरह से 6 क्रॉस 6 यहाँ पे कुल मिलाकर 36 आउटकम आएंगे, ठीक। तो इसमें 6 रो 6 कॉलम्स हैं। इसी तरह से हमने आपको वो बताया कि लॉट के अंदर 10 आइटम थे जिसमें 3 डिफेक्टिव थे। अब लगातार 3 हम आइटम निकालें जब तक डिफेक्टिव तीनों ना आ जाए। तीनों डिफेक्टिव आने के लिए कम से कम 3 बार तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो मिनिमम तो आपको जो है यहाँ ये ओमेगा 6 के लिए है, चलिए मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। ओमेगा 6 पर ले लो, ये सीक्वेंस जो है उसका है E5 का। E5 वाला एक्सपेरिमेंट हम अभी आपको पढ़ के दिखाते हैं, फिर इसको बता देते हैं। जो 10 जो है लॉट है 10 का, जिसमें से 3 डिफेक्टिव निकालना है, वो है E6। उसके लिए ये है कि 3 आपको निकालना पड़ेगा, या 4 बार निकालना पड़ेगा, या 5 अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, 6 या 7 या 8 या 9 या 10, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। जो ये है आपका E5 है। E5 एक्सपेरिमेंट हमने आपको जो है रीड आउट करके अभी नहीं दिखाया था। E5 एक्सपेरिमेंट ये था कि लाइट बल्ब इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज देन टेस्टेड फॉर लाइफ लेंथ। मतलब आप एक लाइट बल्ब को आप चेक कर रहे हो, अपने घर का लाइट बल्ब है। अब आप मुझे बताइए कि अगर लाइट बल्ब जला देते हो अपने घर में, और आप जो है कहते हो कि भैया हम देखेंगे कि लाइट जो है बल्ब कितने घंटे जलता है, इन आवर्स, तो हो सकता है लगाते ही 1 घंटे के पहले फ्यूज हो जाए। जब 1 घंटे के पहले फ्यूज हो जाएगा तो ये 0 आवर्स है ना, लगाते ही फ्यूज हो गया। मतलब घंटे में ही नोट करना है, मतलब उसको हम प्योरली इंटीग्रल क्वांटिटी में नोट करना चाहते हैं कि 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, बीच में नहीं कि 1.5 आवर्स जला, ठीक है, मिनट्स में नहीं लेना, ठीक है, या हम इंटीग्रल नोट करने जा रहे हैं, ठीक। तो या तो 0 आवर्स तुरंत लगाते ही जो है जल जाए, मतलब वो बर्न आउट हो जाए, या तो 1 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में जलता है तो हम इसको 1 घंटे ही मान लेंगे, ठीक है। 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे या n घंटे। n घंटे का मतलब जहां n मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ये देखो इन्फिनिटी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कोई भी बल्ब की लिमिटेशन इनफाइनाइट नहीं है, और हम ये भी नहीं लिख सकते कि 50 घंटा लिख दें। भाई किसी पर्टिकुलर बल्ब के अंदर कितना कैपेसिटी है वो भी नहीं लिख सकते,
और न ही यही लिख सकते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी है, तो हम कैपिटल एन लिखकर छुट्टी पा जाएंगे, है कि नहीं। अगर कोई कहते कि भाई आप 1000 आवर्स, तो 1000 आवर्स मान लो 1001 आवर्स जल जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम इस यहाँ पर कैपिटल एन लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इससे रिलेटेड सिंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो आज के जो है टॉपिक में देखिए बच्चों, आपको हमने क्या बताया कि एक्चुअली जो है जो फिनोमिनाज हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है डिटर्मिनिस्टिक, जिनमें निश्चित होता है वो उसके फिजिकल कंडीशन से कि क्या परिणाम आएंगे, और दूसरे होते हैं रैंडम, जिसमें जो है फिजिकल कंडीशन से तय नहीं होता कि वो वास्तव में क्या परिणाम आएंगे। इन दोनों के लिए दो डिफरेंट मॉडल पर हम लोगों ने काम करना सीखा। पहले पर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर काम करना सीखा, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है सर्किट का केस देखा कि उसमें करंट हम लोग निकाल सकते हैं अगर ईएमएफ पता हो और रेजिस्टेंस पता हो, या हाइट किसी पर्टिकुलर टावर से अगर कोई हम जो है स्टोन गिरा दे इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो हम उसकी हाइट को निकाल सकते हैं अंडर द ग्रेविटेशनल लॉज। तो ये सब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हैं, बहुत सारे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी हैं, उनमें भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। लेकिन जो मॉडल ऐसे हैं, जो फिनोमिनाज ऐसी हैं जिनका जो है नेचर उनकी फिजिकल कंडीशन से पूरी तरह नहीं स्पष्ट है, उनको हम लोग स्टडी करने के लिए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या स्टोकेस्टिक मॉडल पर काम करते हैं। और उनके लिए हम लोगों ने जो है कुछ एक एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर सैंपल स्पेसेस की बात की। अभी हम लोगों ने कोई इस तरीके के मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप नहीं किया है। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये केस उससे किस तरह से अलग है, हाँ उसके लिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब मैथमेटिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी का जो भी बनता है, आप लोगों को मैं एक बेस यही बताऊंगा कि आप इसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो ये फार्मूला पढ़ते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की जो अवधारणा है, चांसेज हैं, वो है उनके होने के जो है कुल तरीके, और मतलब उससे होने के कुल फेवरेबल तरीके या जिनमें वो घटनाएं संभव हैं बट एक कुल तरीके, एक रेशियो बनाया जिसे आप लोग क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं। ये एक मॉडल बनाया गया जो कुछ एक लिमिटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए काम करता है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आप बात करते हैं, फिर इसी तरीके से और आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है टोटल प्रोबेबिलिटी रूल की बात करते हैं, बेस थ्योरम की बात करते हैं। तो बहुत सारे केसेस के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के अलग अलग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो कैसे अन्य जो है डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल से ये भिन्न है और कैसे इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। तो रिमार्क में हम यही आपको कहना चाहेंगे कि एट लास्ट की जो सिंपल स्पेसेस होते हैं, वो सिंपल स्पेसेस के अंदर तीन तरीके के आप सिंपल स्पेस पाएंगे। एक तो वो सिंपल स्पेस होंगे जिनमें घटनाओं में जो है आउटकम्स निश्चित होंगे, एक वे होंगे जिनमें घटनाएं अनिश्चित होंगी, और एक वे होंगे जिनमें जो है घटनाएं अनिश्चित हैं और काउंटेबल भी नहीं हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं। और इसी आधार पर यह तय होगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी का मॉडल कैसे काम करेगा। तो आई होप दैट यू हैव got the idea related to theory of probability and how it behave differently with other type of phenomena and mathematical models. Thank you very much.